ने उसे बचा लिया था, लेकिन ईशान ने खुद यह सब नहीं देखा था। उस समय वह अभी भी आसमान में था और नीचे युद्ध का मैदान इतना अस्तव्यस्त था कि वह देख नहीं पाया। हालांकि उसके पास आरव का विवर कार्ड था और नीचे उतरने से पहले उसने पुष्टि की कि आरव ठीक है। इसलिए गोपाल की बातें उसे समझ नहीं आईं। दुर्भाग्य से कुछ गलत जानकारी थी। गोपाल ने किजारू के हमले में आरव को समुद्र में गिरते हुए वापस आते नहीं देखा था। इतना समय बीत जाने के बाद एक डेविल फ्रूट उपयोगकर्ता जो तैर नहीं सकता था, निस्संदेह डूब जाता। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए सेनगोकू ने मरीन को समुद्री डाकुओं पर बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि गोपाल ने आरव का शव नहीं देखा था, फिर भी उसे बहुत दुर्हक हुआ। उसने उस समय किजारू का दिल खाने की भी सोची थी। लेकिन मरीन के दृष्टिकोण से गोपाल भी जानता था कि आरव ने खुद ही यह सब किया है। इसलिए जब गोपाल ने देखा कि ईशान आया है और ललित को अपने साथ ले आया है, तो वह आगब बूला हो गया। वह पहले ही एक पोते को खो चुका था और दो और नहीं खोना चाहता था। इसीलिए जब सेनगोकू ने ईशान पर हमला किया, तो गोपाल ने भी ईशान पर हमला कर दिया ताकि वह उसे पकड़ सके। पकड़े जाने के बावजूद मरीन द्वारा मारे जाने से तो बेहतर ही था। हालांकि ईशान की लाइनअप प्रभावशाली थी, मरीन्स में भी प्रतिरोध करने की शक्ति थी। गोपाल, जो स्वयं एक उच्च पदस्थ मरीन थे, स्वाभाविक रूप से मरीन्स की ताकत को समझते थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि वर्तमान में मरीन्स और समुद्री लुटेरे बराबरी पर हैं और शक्ति संतुलन लगभग बराबर है। हालांकि एक बार जब वे आपस में भिड़ गए, तो नेता होने के नाते ईशान निश्चित रूप से मरीन्स का मुख्य निशाना होगा। न केवल तीनों एडमिरल उसे निशाना बनाएंगे, बल्कि सेंगोकू भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा। एक बुजुर्ग के रूप में भले ही आपको पता हो कि बच्चा बड़ा हो गया है और मजबूत हो गया है, फिर भी उसे बचाने की सहज इच्छा होती है। ईशान भी बेवकूफ नहीं था। उसने गोपाल की भावनाओं को झट से समझ लिया। उसकी हंसी के बीच उसे गहरा एहसास हुआ। गोपाल, वह तो एक पागल सा, मजबूत और प्यार करने वाला बूढ़ा आदमी था, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ा अनाड़ी था। इसलिए वह अपना स्नेह दिखाने के लिए केवल इस तरह की हरकत का सहारा ले सकता था। हालांकि गोपाल के कार्यों ने ईशान को एक बात का एहसास भी कराया, मरीन में हर कोई उनका दुश्मन नहीं था। गोपाल से जूझते हुए ईशान ने युद्धभूमि पर एक नजर डाली। राघव चौहान और आओकीजी आमने सामने थे। आओकीजी से भयंकर ठंडक फैल रही थी। उसके आसपास 100 मीटर के दायरे में न तो मरीन और न ही समुद्री डाकू उसके पास आने की हिम्मत कर पा रहे थे, क्योंकि जो भी उसके पास जाता वह बर्फ की मूर्ति में बदल जाता। इस बीच राघव चौहान का गुरुत्वाकर्षण ब्लेड लगातार गतिमान था और इसी तरह कोई भी उसकी हमले की सीमा में आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। जो भी आता उसे गंभीर क्षति पहुंचती। एनेल और किजारू की आकृतियां आकाश में चमक रही थीं और किजारू के यासाकानी नो मगाटामा के लेजर कभी-कभी जमीन पर मौजूद समुद्री डाकुओं की सेना पर बमबारी कर रहे थे। एनेल, जो पीछे नहीं रहना चाहता था, ने अपना थंडरबोल्ट चलाया, जिससे कई मरीन सैनिक गिर पड़े, झुलस गए और ऐंठ गए। मनीष का अकैनू से मुकाबला था, लेकिन अकैनू का पलड़ा भारी था। जैसे ही उसका उल्कापिंड ज्वालामुखी सक्रिय हुआ, आकाश में उल्कापिंडों की भारी वर्षा होने लगी। ये उल्कापिंड मुट्ठी के आकार के थे, घने धुएं के साथ नीचे गिर रहे थे, जिससे जमीन पर मौजूद समुद्री डाकुओं की भीड़ दर्द से कराह उठी। यहाँ तक कि मनीष भी कभी-कभी समय पर बच नहीं पाता था और उसे गोली लग जाती थी। सौभाग्य से उसकी फीनिक्स लपटें पुनर्जीवित हो जाती थीं, जिससे वह जल्दी से अपनी चोटों से उबर जाता था, जिससे अकैनू को रोकना संभव हो पाता था।
मगरमच्छ और इवानकोव ने मिलकर सेनगोकू पर हमला बोल दिया था। इवानकोव ने गैलेक्सी विंक शुरू किया, जो सेनगोकू के विशाल बुद्धस्मान शरीर के चारों ओर तेजी से घूम रहा था और लगातार पलकें झपकाकर बेड़े के एडमिरल पर आघात तरंगे छोड़ रहा था। मगरमच्छ रेत में तब्दील हो गया, मायावी रेगिस्तानी खंजरों और अपने जहरीले हुक से सेनगोकू पर वार करने के मौके ढूंढता रहा। उनके संयुक्त हमले के बावजूद ऐसा लग रहा था कि सेनगोकू का पलड़ा अभी भी भारी था। उसने खुद को पहाड़ की तरह जमीन पर जमा लिया, जिससे इवानकोव के प्रहार बेअसर हो गए। फिर उसके हाथ के एक जोरदार विस्तार से एक शक्तिशाली बुद्ध पाम ने मगरमच्छ को रेत से भरे आकाश में बदल दिया। इन शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच संघर्ष ने युद्ध क्षेत्र को और भी तीव्र कर दिया। वे जिन क्षेत्रों में लड़ रहे थे, वे खाली क्षेत्र थे जहां कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि इतनी घनी आबादी वाले युद्ध क्षेत्र में उनके व्यापक प्रभाव वाले हमलों से बचना असंभव था। इन व्यक्तियों के बीच संघर्ष ने दोनों पक्षों में हताहतों की संख्या में तत्काल वृद्धि कर दी। फ्लीट एडमिरल सेनगोकू के युद्ध में शामिल होने के बाद तेजस और भावना हैनकॉक जैसे समुद्र के साथ सरदार चुपचाप खड़े नहीं रह सकते थे, इसलिए वे भी युद्ध में शामिल हो गए। हालांकि युद्ध के दौरान वे ज्यादातर किनारे पर ही रहे, लेकिन अगर वे पूरी तरह से निष्क्रिय रहे तो निश्चित रूप से फ्लीट एडमिरल सेनगोकू उनका पीछा करेंगे। इसलिए तेजस ने विस्टा का सामना किया, जबकि भावना हैनकॉक ने जोजू का सामना किया। युद्ध में शामिल होकर उन्होंने फ्लीट एडमिरल सेनगोकू के प्रति अपने दायित्वों को भी पूरा किया। दुर्भाग्य से इस बार ईशान स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की पूरी टोली लेकर आया था। जोरो ने जब तेजस को देखा तो उसने अचानक विस्टा की जगह उसे चुनौती दे दी, क्योंकि वह तेजस से हिसाब बराबर करना चाहता था। विस्टा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अन्य प्रतिद्वंद्वियों को ढूंढने के लिए पीछे हट गया, लेकिन तेजस को कुछ परेशानी महसूस हुई। ईशान के साथ पहले भी बातचीत करने के कारण तेजस मिहॉक स्वाभाविक रूप से अपने दो भतीजों के बारे में जानता था, इसलिए उसे जोरो की स्थिति के बारे में भी कुछ समझ थी, क्योंकि वह जानता था कि उसका दूसरा भतीजा हरे समुद्री शैवाल जैसे बालों वाला लड़का था। लेकिन समस्या यह थी कि जोरो को पता ही नहीं था कि तेजस उसका चाचा है। दुनिया के सबसे महान तलवारबाज होने की प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर जोरो असल में तेजस को चुनौती देना चाहता था। इसलिए इस पल तेजस को भी थोड़ा सिरदर्द हो रहा था। खुशकिस्मती से तेजस कोई साधारण इंसान नहीं था। जोरो की आंखों में दमकता लड़ाकू जज्बा देखकर वह भी गंभीर हो गया और उसने इस बच्चे की ताकत परखने का फैसला कर लिया। ललित, फरहान और अन्य ने भी बाकी कैप्टनों की तरह वाइस एडमिरल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनकी लड़ाइयां भी उतनी ही तीव्र थीं। जयदेव का सामना मोरिया से हुआ। अपनी ताकत के चलते मोरिया शायद उनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। ईशान द्वारा लाए गए 3 शांतिवादियों का अब मरीन के शांतिवादियों से मुकाबला था। हालांकि उनकी संख्या कम थी और मरीन के पास बार्थोलोम्यू कुनाल था, जो पॉपॉ फ्रूट की क्षमता का इस्तेमाल कर सकता था। वरुआ ड्रैगन हंटर्स पायरेट क्रू के रैडेन और जिक के साथ पीछे की ओर था और थंडरस कैनन के हमलों से लगातार उनका साथ दे रहा था। अभी एक और खिलाड़ी बचा था, दो फ्लेमिंगो। ईशान ने पहले तो सोचा था कि लक्ष्य उससे बदला लेगा, लेकिन जब ईशान की नजर उस पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि ट्राफल्गर लक्ष्य असल में अपने हार्ट पायरेट्स के साथ नाना के ग्रुप के पीछे पीछे आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह उनकी रक्षा कर रहा था, या अधिक सटीक रूप से कहें तो वह संभवतः वॉलनट की रक्षा कर रहा था। लक्ष्य का ईशान के ड्रैगन हंटर्स पायरेट क्रू के साथ वाकई गहरा नाता था, और वो भी वॉलनट की वजह से। जब वे स्काई आइलैंड पर थे तो लक्ष्य को पता चला कि वॉलनट काल्म डेविल फ्रूट का सेवन करता है, और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने माता पिता और बहन के अलावा
रोसिनांटे लक्ष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और रोसिनांटे उस समय शांत शैतान फल का उपयोग करता था। रोसिनांटे को मरे हुए कई साल हो गए थे, फिर भी अब लक्ष्य ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास वही शैतान फल जैसी क्षमता थी। यह कल्पना करना आसान है कि उसे कैसा महसूस हुआ होगा। वॉलनट की क्षमता के बारे में जानने के तुरंत बाद उसे अपने भविष्य की दिशा मिल गई। वह वॉलनट की रक्षा करना चाहता था, उस छोटी बच्ची की रक्षा करना चाहता था जिसे रोसिनांटे की शैतानी फल जैसी क्षमता विरासत में मिली थी। खासकर जब लक्ष्य को ईशान से पता चला कि भले ही वह दिखने में छोटी बच्ची जैसी थी, लेकिन असल में उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा थी, तो लक्ष्य वॉलनट के लिए अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। अगर उसकी बहन उस समय एम्बर लेड की बीमारी से नहीं मरी होती तो उसकी उम्र आज वॉलनट जितनी ही होती। वॉलनट को पूरी तरह अपनी बहन मानने वाला लक्ष्य अब दो फ्लेमिंगो की भी परवाह नहीं करता था, जो पास ही रहता था, बस उसकी रक्षा के लिए। और दो फ्लेमिंगो क्या कर रहा था? उसका सामना शुगर और बेबी पांच से था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन दोनों से कुछ कह रहा हो, जबकि शुगर और बेबी पांच डरे हुए से वहीं कांपते हुए खड़े थे। हालांकि शुगर डोफ्लामिंगो की मातहतों में से एक थी, लेकिन शुरुआत में वह डोफ्लामिंगो परिवार की सदस्य नहीं थी। डोफ्लामिंगो उसे हाल के वर्षों में ही वापस लाया था। वह सिर्फ डोफ्लामिंगो से डरती थी, उस परिवार के सदस्यों से जुड़ाव का एहसास नहीं था, और इसीलिए ईशान ने उन दोनों को अपने पास रखने का फैसला किया। दृश्य पर एक नजर डालते ही ईशान ने आह भरी। उसे पता था कि डोफ्लामिंगो मुसीबत खड़ी कर रहा है। सचमुच जैसे ही चाचा राघव चौहान को वहां की स्थिति का अंदाजा हुआ, उनके चेहरे पर ठंडक छा गई। कुजान से लड़ते हुए उन्होंने अचानक दिशा बदली और अपनी तलवार जोर से जमीन में घोंप दी। अदृश्य हाथी आसमान में उड़ गया और एक विशाल उल्कापिंड तेजी से डोफ्लेमिंगो की जगह की ओर टूटता हुआ दिखाई दिया। उसी समय राघव चौहान ने एक क्षैतिज ग्रेविटी ब्लेड छोड़ा, जो हवा को चीरता हुआ शुगर, बेबी पांच और डोफ्लेमिंगो के बीच से उड़ता हुआ दोनों पक्षों को सीधे अलग कर दिया। राघव चौहान गुस्से से लाल हो गया। शुगर वो लड़की थी जिसे वो खुद ड्रेसरोसा से वापस लाया था। उसे बच्चे बहुत पसंद थे और अपने समुद्री लुटेरों के समूह में शुगर और वॉलनट दोनों लोली जैसी दिखने वाली लड़कियों के साथ उसका सबसे अच्छा रिश्ता था। अब जब डोफ्लेमिंगो ने शुगर के सामने फिर से प्रकट होने की हिम्मत की, जिससे शुगर और बेबी पांच डर गए, तो राघव चौहान खुद को रोक नहीं पाया। अराजकता। पूरे युद्ध क्षेत्र को सिर्फ एक ही शब्द में बयां किया जा सकता था, अराजकता। आसमान में तरह तरह के शक्तिशाली हमले दिखाई दे रहे थे, बिजली, मैग्मा, बर्फ और अब इतना बड़ा उल्कापिंड नीचे गिर रहा था। सीधा प्रसारण देखकर लोगों को ऐसा लग रहा था मानो प्रलय आ गया हो, और कुछ नाजुक दिल तो मानसिक रूप से टूटने की कगार पर थे। मरीन द्वारा व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं को खत्म करने के लिए युद्ध कैसे विकसित हुआ? हर पल नौसैनिक या समुद्री डाकू युद्ध में मारे जा रहे थे। युद्ध उस मुकाम पर पहुंच गया था जहां उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। युद्ध के मैदान की स्थिति को देखते हुए ईशान को एहसास हुआ कि उसे कुछ करना होगा। उसने इस युद्ध में हस्तक्षेप क्यों किया? व्हाइटबर्ड पायरेट्स को मरीन के खिलाफ जीत दिलाने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध को ही रोकने के लिए। संक्षेप में, ईशान का लक्ष्य लाल बालों वाले शरद के समान ही था। इस युद्ध को रोकना और व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकुओं को बचाना उसका लक्ष्य है। जहां तक मरीन को हराने की बात है, अरे क्या मरीन को सिर्फ एक लड़ाई में आसानी से हराया जा सकता है? जब उसे एहसास हुआ कि ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू समूह की लाइनअप के साथ भी वह मरीन के हमले को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो ईशान समझ गया कि चूंकि यह युद्ध व्हाइटबर्ड पर हमला करने से शुरू हुआ था, केवल व्हाइटबर्ड ही इसे समाप्त कर सकता है।
इस समय गोपाल ने जाकर युद्ध भूमि से एक विशाल उल्कापिंड हथौड़ा उठाया और अपनी अपार शक्ति से उसे लगातार ईशान की ओर प्रहार करते हुए घुमाया। गोपाल से भिड़ंत के दौरान ईशान ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे गोपाल नाराज हो गया। इसलिए झूला झूलते हुए गोपाल ईशान पर चिल्लाया, अरे बदमाश, इस बुड्ढे को नीची नजर से देख रहा है। गोपाल ने उल्कापिंड हथौड़ा जोर से ईशान की ओर फेंका। हालांकि इस बार ईशान ने जरा भी नहीं टालमटोल किया, बल्कि सीधे अपनी हथेली उस उल्कापिंड हथौड़े की ओर बढ़ा दी। चट! हल्की सी चटकने की आवाज गूंजी। गोपाल का उल्कापिंड हथौड़ा जब ईशान के सामने पहुंचा तो मानो कुछ टूट गया और अगले ही पल वह उल्कापिंड हथौड़ा अप्रत्याशित रूप से बेकाबू होकर गोपाल की ओर वापस उड़ गया। ईशान ने पलटवार किया और शुरू से ही उसने ओरोची की पलटाव क्षमता रोलिंग एंड रिडायरेक्टिंग का इस्तेमाल किया। गोपाल ने इस स्थिति की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अचानक पलटाव करते उल्कापिंड के हथौड़े से उसकी ठुड्डी पर चोट लगी और वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ा। खैर, गोपाल के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ईशान की आकृति तुरंत उसके बगल में प्रकट हो गई। उसके सेनबोन जाकुरा का ब्लेड गोपाल की गर्दन पर रखा गया, जिससे वो उठने की कोशिश ही नहीं कर पाया। ईशान बोला, बुजुर्ग, मुझे माफ करना। तुम थोड़ी देर आराम करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, आरव और ललित ठीक हो जाएंगे। यह कहने के बाद गोपाल की सोच की परवाह किए बिना ईशान भाग गया। गोपाल फिर नहीं उठा, बल्कि जमीन पर लेट गया। कुछ स्तब्ध सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। इस बीच मनीष के जाने के बाद ईशान उस जगह आ पहुंचा जहां मनीष और अकैनू लड़ रहे थे। इस समय मनीष अकैनू को कसकर पकड़े हुए था, जबकि अकैनू उसे रोकने के लिए अपनी मैग्मा भुजाएं घुमा रहा था। अचानक ईशान उड़ता हुआ प्रकट हुआ और सीधे अकैनू के चेहरे पर एक साइड किक मारी। धमाका! जबरदस्त बल के प्रभाव में अकैनू उछलकर उड़ गया, मानो कोई तोप का गोला सामने की बर्फ की परत से टकराया हो। मैं? ईशान? मनीष ने कुछ हतप्रभ होकर हांफते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? मनीष मरीन के एडमिरल अकैनू से मुकाबला कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे हरा सकता था। समय बीतने के साथ मनीष की सहन शक्ति की खपत निश्चित रूप से अकैनू से ज्यादा हो जाती। दूसरे शब्दों में, अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही तो मनीष भी हार सकता था। हालांकि ईशान के कुछ बोलने से पहले ही अकैनू दहाड़कर बर्फ की परत से बाहर कूद पड़ा। ईशान की लात न सिर्फ जोरदार थी, बल्कि उसने अकैनू के मुख्य शरीर पर हकी से सीधा वार किया, जिससे वह खून थूकने लगा। इसलिए जैसे ही वह प्रकट हुआ, अकैनू ने तुरंत ईशान पर एक जोरदार फायर फाइट तान दिया। विशाल लावा मुट्ठी के साथ विशाल हिमखंडों को तुरंत चकनाचूर करने और वाष्पित करने में सक्षम गर्मी के कारण इसकी शक्ति काफी भयावह थी। लेकिन ईशान ने न तो कोई चाल चली और न ही कोई बचाव किया। उसकी कलाई की घंटियां झंझना उठीं और दो ब्लैक ड्रैगन वेव्स आपस में गुंथकर तुरंत बाहर निकलीं और अकैनू की विशाल मैग्मा मुट्ठी की ओर डबल हेलिक्स मुद्रा में झपट्टा मारा। गोपाल से लड़ाई के दौरान ईशान ने कोई जवाबी हमला नहीं किया। दरअसल उसका असली इरादा अपने नेन को भरना था। उसकी नेन रिकवरी स्पीड अब काफी तेज है। ग्रैंडमास्टर स्तर की नेन साधना कोई मजाक नहीं थी। कुछ ही देर में उसका नेन लगभग फिर से भर गया। अपनी वर्तमान स्थिति में एनेल के चार्ज के बिना भी उसमें अभी भी कुछ समय तक तीव्र युद्ध में टिके रहने की ताकत थी। धमाका! पहली बार संपर्क में आते ही एक जबरदस्त ऊर्जा का झटका लगा। जैसे ही अकैनू का मैग्मा ब्लैक ड्रैगन से टकराया, वह पिघल गया। ईशान की काली ड्रैगन तरंग की ऊष्मा अकैनू के मैग्मा से ज्यादा थी।
मैग्मा का तापमान पत्थर को पिघलाकर तरल बना सकता था, लेकिन ईशान की दानव दुनिया की काली लपटें सीधे चट्टान को वाष्पित कर सकती थीं। दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। और तो और इस बार ईशान ने एक नहीं बल्कि दो ब्लैक ड्रैगन वेव्स छोड़ी। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गईं जब ईशान की ब्लैक ड्रैगन वेव्स ने सीधे अकैनो के विशालदायी फुनका को अपनी चपेट में ले लिया और फिर लगातार अकैनो की ओर उड़ती रहीं। धिक्कार है। अकैनो को पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। यहां तक कि आओकिजी की बर्फ भी, जिसे वह अपने मैग्मा से बेअसर कर सकता था, लेकिन इसने उसे चौंका दिया। अब वह ईशान की काली ड्रैगन तरंगों से हैरान था। तभी उसे समझ आया कि मैरी जॉयस वाली घटना के दौरान उसका पीछा करने वाला आओकिजी घायल होकर क्यों लौटा था। ईशान की लपटें वाकई असाधारण थीं। खतरे को खत्म करना होगा। अकैनो ने फिर से तुरंत प्रतिक्रिया की और एक और बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट किया, लेकिन इस बार उसने अपनी मैग्मा मुट्ठी को शक्तिशाली आयुध हकी के साथ भर दिया। आने वाली काली ड्रैगन तरंगों की ऊर्जा पहले ही कुछ हद तक क्षीण हो चुकी थी। इस बार अकैनो के हमले में वह अंततः निष्प्रभावी हो गई। हालांकि जब अकैनो ब्लैक ड्रैगन वेव्स से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तब ईशान ने मनीष से वह प्रश्न पूछ लिया था जो वह पूछना चाहता था। द्वीप पर ओयाजी वास्तव में कहाँ है? ईशान का सवाल सुनकर मनीष एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर जल्दी ही समझ गया। जब से आरव पिछली बार लौटा था, उन्होंने आरव से ईशान की उपचार क्षमताओं के बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने तुरंत सोचा कि शायद ईशान उनके बूढ़े पिता को ठीक करने के लिए वापस जाना चाहता है। तो मनीष ने तुरंत ईशान के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। समझ गया। ईशान ने सिर हिलाया, वहां अकैनो की तरफ देखा और मनीष से कहा, अभी 10 मिनट और रुको। तुम ये कर सकते हो ना? कोई बात नहीं। मनीष तुरंत सहमत हो गया और अकैनो की ओर दौड़ा तथा ईशान की जगह लेकर उसके साथ लड़ाई जारी रखी। हालांकि अकैनो वास्तव में ईशान पर हमला करना चाहता था, लेकिन समस्या यह थी कि मनीष को भी कम नहीं आंका जा सकता था, इसलिए उसके पास पहले मनीष के लगातार आक्रमण से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच मनीष के दौड़कर ऊपर आने के बाद ईशान ने तुरंत अपने ज्वलंत पंख फैलाए और दूर स्थित द्वीपों की ओर उड़ चला। हालांकि सेनगोकू ईवा और मगरमच्छ में उलझा हुआ था, फिर भी वह ईशान की हरकतों पर नजर रखे हुए था। उसे उड़ते देख उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि शायद वह व्हाइट बियर्ड को ढूंढने जा रहा है, इसलिए मगरमच्छ के हमलों की परवाह किए बिना उसने सीधे ईशान की दिशा में हथेली से वार किया। सुनहरी रोशनी का एक विस्फोट हुआ और सेनगोकू की हथेली से एक शक्तिशाली आघात तरंग तुरंत उठी, जिसने तेजी से ईशान पर हमला किया जो मध्य हवा में उड़ रहा था। लेकिन इसी समय एक हट्टा कट्टा आकृति अचानक उछली और हवा में ही शॉकवेव का रास्ता रोक दिया। वह डायमंड जोजू था। हालांकि वह देखने में एक क्रूर व्यक्ति लग रहा था, लेकिन जोजू वास्तव में बिल्कुल शांत था। जब उसने पहले ईशान को अकैनो पर हमला करते देखा, तो उसे अंदाजा हुआ कि ईशान की कोई योजना होगी। और हाँ, मनीष से कुछ बुदबुदाने के बाद वह तुरंत उछल पड़ा। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि ईशान शायद अपने बूढ़े पिता को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जब सेनगोकू ने ईशान की ओर हमला किया, तो जोजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उछलकर हमला रोक दिया। हालांकि सेनगोकू ने हमले को झेलने के लिए अपने हीरे जैसे शरीर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी ताकत अविश्वसनीय रूप से प्रबल थी। शॉकवेव से जोजू का शरीर सीधे हवा में उड़ गया, हवा में दर्जनों बार घूमा और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ईशान ने भी देखा कि जोजू ने उसके हमले को रोक दिया है, लेकिन उसके पास उसे धन्यवाद देने का समय नहीं था। उसने अपनी गति बढ़ाई और आगे की ओर उड़ गया।
अब एकमात्र व्यक्ति जो उसे रोक सकता था वह था किजारू, लेकिन इस समय किजारू एनेल के साथ एक भयंकर लड़ाई में उलझा हुआ था और वह इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे सकता था। सेनगोकू बेचैनी से ईशान को दूर जाते देख रहा था। वह समझ गया था कि ईशान व्हाइट बियर्ड को ढूंढने जा रहा होगा। हालांकि उसके हिसाब से अगर ईशान गया भी तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि व्हाइट बियर्ड बुरी तरह घायल था। अगर ईशान व्हाइट बियर्ड के साथ भागने का इरादा रखता तो और भी बेहतर होता, तब मरीन्स के लिए मौका आ जाता। तार्किक रूप से ईशान का जाना एक अच्छी बात थी, लेकिन किसी कारण से सेनगोकू अपने दिल में बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सका। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास अभी भी कुछ अन्य तुरुप के पत्ते हों? सेनगोकू ने मन ही मन सोचा। मनीष के निर्देशों और स्थान का अनुसरण करते हुए ईशान अवलोकन करते हुए उड़ान भरता रहा। दर्जनों छोटे बड़े द्वीपों से गुजरने के बाद आखिरकार उसे एक अपेक्षाकृत बड़ा द्वीप दिखाई दिया। एडवार सागर क्षेत्र में द्वीपों पर वनस्पति होना असंभव था, क्योंकि वे ज्वार भाटे के कारण कभी भी जलमग्न हो सकते थे। इसलिए अधिकांश समय यहाँ की चट्टानों की सतह केवल कुछ शैवाल या बारनाकल से ढकी हुई ही दिखाई देती थी। लेकिन इस द्वीप पर ईशान को एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। यह समझते हुए कि यह व्हाइट बियर्ड का छिपने का स्थान है, ईशान तुरंत नीचे उतरा और गुफा की ओर भागा। हालांकि जैसे ही वह गुफा में दाखिल हुआ, उसने अंदर से एक जोरदार गर्जना सुनी, वहां कौन है? गर्जना के बाद सफेद लपटें भड़क उठीं। ईशान जल्दी से झुका और आग से बचा, फिर चिल्लाया, आरव! यह मैं हूं। ईशान! आरव की आवाज हैरानी से आई। आखिरकार आ ही गए। इधर आओ, जल्दी से ओयाजी से मिलो। ईशान जल्दी से अंदर गया और गुफा के अंदर लोगों को देखा। वहां व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का जहाज डॉक्टर मौजूद था, साथ में खूबसूरत नर्सों का एक समूह भी था जो हमेशा व्हाइट बियर्ड के साथ रहा करती थीं। इसके अलावा 8वें डिवीजन के कप्तान मछुआरे नामुर और आरव भी थे। वे सब एक पत्थर के बिस्तर के चारों ओर इकट्ठे थे और बिस्तर पर एक लंबा आदमी लेटा हुआ था। कहने की जरूरत नहीं कि यह लंबा आदमी कोई और नहीं बल्कि श्वेत दाढ़ी वाला एकलव्य न्यूगेट था। पत्थर के बिस्तर के बगल में आईवी बैग लटके हुए थे और व्हाइट बियर्ड छाती पर मोटी पट्टियां बांधे बिस्तर पर लेटा हुआ था। हालांकि उसकी छाती से काफी खून बह रहा था और वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन आरव और नामुर उसे बेतहाशा पकड़े हुए थे। यह स्थिति देखकर ईशान तुरंत समझ गया। अनुमान लगाया गया कि व्हाइट बर्ड अपने बेटों और मरीन के बीच की स्थिति को लेकर चिंतित था, इसलिए वह युद्ध में शामिल होने के लिए अपने शरीर का समर्थन करना चाहता था, लेकिन सभी ने उसे दृढ़ता से हतोत्साहित किया। जब ईशान अंदर आया तो व्हाइट बियर्ड के चेहरे पर गुस्सा गायब नहीं हुआ था। ओयाजी, आप क्या करना चाहते हैं? ईशान मुस्कुराया और आरव और नामुर की ओर हाथ हिलाया। तुम बदमाश, क्या तुम भी मेरी शर्मिंदगी देखने आए हो? जब व्हाइट बर्ड ने ईशान को आते देखा तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सीधे चेहरे से बोला। हालांकि उसके चेहरे पर अप्रसन्नता का भाव था, लेकिन ईशान उसकी आंखों में स्पष्ट खुशी देख सकता था। जाहिर है व्हाइट बियर्ड को ईशान की उपस्थिति से राहत मिली थी। तुम्हें इतनी गंभीर चोटें लगी हैं। क्या तुम अब भी मरीन्स से लड़ना चाहते हो? ईशान हंसे बिना नहीं रह सका। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेटों को लड़ाई में बहुत आसानी हो रही है? चुप रहो। तुम मुझे क्या समझते हो? व्हाइट बियर्ड ने ठंडी सांस ली। मैं व्हाइट बियर्ड हूं। इतनी सी चोट के बावजूद मैं अभी भी टिक सकता हूं। हाँ हाँ, ईशान ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, सब जानते हैं कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हो।
हालांकि जब व्हाइटबर्ड ने ईशान के मुंह से यह शब्द सुना तो वह थोड़ा निराश हुए बिना नहीं रह सका। इससे पहले जब व्हाइटबियर्ड की कमान में 43 समुद्री लुटेरों के समूह उसकी मदद के लिए आए थे तो व्हाइटबियर्ड ने मरीन्स से भिड़ने की ठान ली थी। हालांकि उसकी चोटों और स्वास्थ्य की चिंता के कारण मनीष और अन्य लोगों ने उसे बाहर जाने से रोकने के लिए उसे इस गुफा में धकेलने के लिए बेकाबू उपाय किए। सबको पता था कि मरीन्स का निशाना व्हाइटबियर्ड का सिर था। अगर वह घायल होकर युद्ध में जाता तो मरीन्स उस पर लगातार हमला करते और शायद उसे मार भी डालते। मनीष और बाकी लोग यह जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उसे बहुत समझाने के बाद वे बाकी सभी के साथ मरीन्स से लड़ने के लिए निकल पड़े। मनीष के विचार के अनुसार जब सभी लोग मरीन का ध्यान आकर्षित करेंगे तो वे सबसे पहले व्हाइटबियर्ड को बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के रूप में जाने जाने वाले व्हाइटबियर्ड को भी यह एहसास था कि असल में वह भी एक इंसान ही है। उसे भी किसी और की तरह घायल किया जा सकता है और मारा जा सकता है। मनीष और बाकी लोगों को मरीन्स के खिलाफ लड़ते हुए देखकर जब वह घायल था और यहाँ सांसें थम रही थीं, तो वह इसे अपने गर्व और गरिमा के साथ कैसे स्वीकार कर सकता था। खासकर जब उसने देखा कि स्थिति और अधिक गंभीर होती जा रही है और यहाँ तक कि आरव भी पानी में गिर गया था और लगभग डूब गया था, लेकिन जयदेव ने उसे बचा लिया तो वह इसे और सहन नहीं कर सका और लड़ाई में शामिल होने के लिए बिस्तर से बाहर निकलना चाहता था। यदि ईशान अचानक प्रकट न होता तो आरव और अन्य लोग व्हाइटबियर्ड को रोकने में लगभग असमर्थ हो जाते। क्या हाल है? ओयाजी की चोटों के बारे में मुझे कौन बता सकता है? ईशान पास आया और घावों पर नजर डालते हुए पूछा। यह बुरा है। व्हाइटबियर्ड पायरेट्स के एक चश्माधारी जहाज के डॉक्टर ने अपना चश्मा ठीक किया और भौहें चढ़ाते हुए गालियां दी, उस कमीने को सिखाओ, उसने अपने हथियार पर जहर लगाया है। तो इसीलिए व्हाइटबियर्ड की चोटें इतनी गंभीर थीं। जब टीच ने व्हाइटबियर्ड पर घात लगाकर हमला किया तो उसने जो चाकू इस्तेमाल किया वह जहर से लिपटा हुआ था, जिसे उसने स्वयं ही तैयार किया था। यह एक बेहद घिनौना कृत्य था। दरअसल समुद्री लुटेरों के बीच हथियारों पर जहर का इस्तेमाल बेहद नफरत भरा माना जाता था। हालांकि कई समुद्री लुटेरे तरह तरह के अत्याचार करते थे, फिर भी वे निष्पक्ष लड़ाई में विश्वास रखते थे। अगर वे किसी विरोधी की ताकत से हार जाते तो उनके पास कहने को कुछ नहीं होता था और कभी-कभी तो वे विरोधी की ताकत की इतनी तारीफ करते थे कि उनके साथ शामिल हो जाते थे। हालांकि कोई भी व्यक्ति जहरीले हथियार जैसे नीच तरीके से मारे जाने को स्वीकार नहीं करेगा। शुद्ध जहर के विपरीत हथियारों में जहर डालना वास्तव में विश्वासघाती है। इतिहास में ऐसे कई समुद्री डाकू दल रहे हैं जिन्होंने अपने हथियारों पर हमले के लिए जहर का इस्तेमाल किया। हालांकि ये दल एक दो बार जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन एक बार बात फैल जाने पर वे अक्सर दूसरे समुद्री डाकुओं के लिए मुख्य निशाना बन जाते हैं, जिसके गंभीर परिणाम होते हैं। जब व्हाइटबियर्ड को पहले चाकू मारा गया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि टीच अपने हथियार पर जहर लगा देगा। जब तक उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तब तक जहर व्हाइटबियर्ड के शरीर में घुस चुका था। जहर का सूत्र जाने बिना किसी को भी यह नहीं पता था कि वह कौन सा विष है। जैसे सांप के जहर के लिए एक विशिष्ट सीरम की जरूरत होती है, वैसे ही व्हाइटबियर्ड पायरेट्स के जहाज के डॉक्टर भी स्वाभाविक रूप से जहर का कोई मारक नहीं ढूंढ पाए। टीच द्वारा व्हाइटबियर्ड को चाकू मारने और भागने से लेकर उसके बाद मरीन द्वारा व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकुओं की घेराबंदी तक, इस दौरान जो कुछ भी हुआ वह आपस में जुड़ा हुआ था। व्हाइटबियर्ड को कभी भी सही मायनों में प्रभावी उपचार नहीं मिला और यह सिलसिला अब तक चलता आ रहा है।
तो भले ही वह अब भी बोल और चल फिर सकता है, लेकिन यह सब उसकी अपनी मजबूरी है। उसकी हालत अभी बहुत गंभीर है और अपनी चोटों और जहर के कारण वह किसी भी क्षण बेहोश हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में उसके पुत्रों में से कौन उसे युद्ध में जाने देने में सहज महसूस करेगा? यह युद्ध में जाने जैसा नहीं होगा, यह उसे बलिदान के रूप में पेश करने जैसा होगा। जहाज के डॉक्टर की बात सुनकर ईशान भी समझ गया कि क्या हो रहा है और उसने सिर हिलाते हुए कहा, सच में? ओया जी, आपको थोड़ा संयम बरतना होगा। तुम भी नहीं। अब क्या? क्या तुम मुझे उपदेश देने वाले हो? व्हाइट बियर्ड ने ईशान को घूरा। मैं तो मरने वाला हूं, लेकिन अगर मरने वाला भी हूं तो मैं युद्ध के मैदान में मरना पसंद करूंगा। इस सीलन भरी गुफा में, इस पत्थर के बिस्तर पर नहीं। व्हाइट बियर्ड के शब्द दृढ़ थे और कोई भी उसके स्वर से उसके दृढ़ संकल्प को समझ सकता था। एक पल के लिए व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के सभी लोग चुप हो गए। कई खूबसूरत नर्सों ने तो चुपचाप अपना मुंह फेर लिया और आंसू पोंछने लगीं। आरव चिंतित हो गया और ईशान की ओर देखने लगा। वह ईशान से व्हाइट बियर्ड की चोटों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहने ही वाला था कि क्या वह उनके पिता के ठीक होने की गारंटी दे सकता है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि व्हाइट बियर्ड अचानक एक लंबी सांस छोड़ेगा। ईशान, तुम बिल्कुल आरव जैसे हो, दोनों अच्छे बच्चे हो। बिस्तर के किनारे बैठे व्हाइटबर्ड ने दीवार से टिकी अपनी नगीनाटा उठाई और अपने इस पुराने दोस्त को धीरे से सहलाया। मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने आखिरी पल में भी मुझे बचाने आने की सोची। टीच के साथ जो हुआ, उसके लिए मुझे उस समय तुम्हें मारने का पछतावा हुआ था। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहा है कि मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से माफी नहीं मांग पाया। तुम सही थे। पूरे समुद्री डाकू दल में सिर्फ तुमने ही टीच की महत्वाकांक्षा देखी। अब यह बात क्यों उठा रहे हो? ईशान ने हाथ हिलाया। नगीनाटा पर टिककर व्हाइट बियर्ड खड़ा हो गया। कैप्टन कोट पहने हुए उसका कद अभी भी लंबा और विस्मयकारी लग रहा था। व्हाइट बियर्ड ने अपना सिर नीचे करके ईशान की ओर देखा और कहा, ईशान, मुझसे एक बात का वादा करो। यह क्या है? ईशान हैरान था। अगर मैं मर गया तो तुम्हें नामुर और आरव को अपने साथ ले जाने और यहां से चले जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। व्हाइट बियर्ड ने कहा, भविष्य में व्हाइट बियर्ड समुद्री डाकू तुम्हारे ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं में विलीन हो जाएंगे। क्या? यह सुनकर ईशान हक्का बक्का रह गया। सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि आरव, नामुर और दूसरे जहाज के डॉक्टर और नर्स भी हक्के बक्के रह गए। कैसे? ये कैसे हो सकता है? नामुर घबराकर व्हाइट बियर्ड से बोला, ओया जी, ऐसी बातें मत करो। तुम्हें मरना ही क्यों है? हालांकि व्हाइट बियर्ड ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जोर से चिल्लाया, क्या तुमने सुना, आरव? नामुर, भविष्य में तुम और बाकी लोग ईशान की मदद करोगे, उसे मेरा पद संभालने दो और नया योंको बनने दो। यह तुम्हारे कप्तान का आदेश है। हाँ हाँ पिताजी। व्हाइटबर्ड की दहाड़ सुनकर नामुर चौंक गया, फिर भावुक होकर फूट फूट कर रोने लगा। वह समझ गया यह उसके पिता का अंतिम निर्देश था। हालांकि आरव और ईशान अभी भी थोड़े उलझन में थे। यह सही नहीं लग रहा था। आरव ने सोचा, ईशान विशेष रूप से पिताजी की चोटों का इलाज करने के लिए आया था, लेकिन इससे पहले कि कुछ कहा जा सके, उसने ओयाजी को अपने अंतिम निर्देश देते हुए सुना। और ईशान भी उलझन में पड़ गया। उसे कैसे अंदाजा नहीं था कि व्हाइट बियर्ड उसे व्हाइट बियर्ड पायरेट्स सौंपने के बारे में सोचेगा। क्या ओयाजी, जो उसका जैविक पिता भी नहीं था, अपने बेटों से ज्यादा उससे उम्मीदें रखता था?
ईशान के हैरान परेशान भाव को भांपते हुए व्हाइट बियर्ड अचानक जोर से हंस पड़ा और बोला, मरीन मेरे समुद्री डाकू दल का सफाया करना चाहते हैं, है ना? फिर मैं उन्हें बता दूंगा कि व्हाइट बियर्ड समुद्री डाकू भले ही गिर जाएं, ड्रैगन हंटर्स समुद्री डाकू दल उभरेगा। 4 सम्राटों की संरचना अपरिवर्तित रहेगी। यह सुनकर ईशान को आखिरकार व्हाइट बियर्ड के असली इरादे समझ आ गए। मजाकिया अंदाज में जवाब देने की अपनी इच्छा को दबाते हुए उसने व्हाइट बियर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, ओयाजी, क्या आप मुझे एक बार अपनी बात पूरी करने दे सकते हैं? जब भी मैं बोलने की कोशिश करता हूं, आप बीच में ही टोक देते हैं। व्हाइट बियर्ड ने रुककर पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का नेतृत्व आपके द्वारा किया जाना बेहतर है, ईशान ने कहा। आप उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते? व्हाइट बर्ड की आंखों में निराशा का भाव था। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता, ईशान ने सिर हिलाया। अगर वे सचमुच मेरे समुद्री डाकू दल में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर क्यों? व्हाइट बियर्ड बहुत हैरान था। ईशान ने कुछ असहाय भाव से कंधे उचका दिए। मतलब तुम इतने निराशावादी क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं युद्ध के दौरान चुपके से तुमसे आखिरी बार मिलने आया था? आरव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने ईशान से पूछा, ईशान, क्या तुम कह रहे हो? तुम आश्वस्त हो? आरव जानता था कि ईशान में उपचार क्षमताएं हैं, लेकिन वह ईशान की उपचार क्षमताओं के सिद्धांतों और सीमाओं को नहीं समझता था। इसलिए उसे यकीन नहीं था कि ईशान व्हाइट बियर्ड की गंभीर चोटों को ठीक कर पाएगा या नहीं। लेकिन अब ईशान की आवाज सुनकर उसे तुरंत समझ आ गया। बकवास, ईशान ने उसे घूरा। जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, मुझे पूरा भरोसा है। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? नामुर पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रहा था, अंततः खुद को रोक नहीं सका। ईशान ने व्हाइट बियर्ड की ओर देखा और कहा, पिताजी, अगर मैं आपको ठीक कर सकूं, आपको बिल्कुल नया जैसा बना सकूं तो कैसा रहेगा? क्या आप अब भी चाहेंगे कि व्हाइट बियर्ड समुद्री डाकू ड्रैगन हंटर्स समुद्री डाकू दल में शामिल हो जाएं? यह सुनकर व्हाइट बियर्ड भी अचंभित रह गया। मैं? ईशान, क्या तुम सच में कह रहे हो? नामुर और जहाज के दूसरे डॉक्टर अचानक उत्साहित होकर ईशान को घेरने के लिए दौड़ पड़े। हे, ईशान ने व्हाइट बियर्ड की तरफ शरारती नजरों से देखते हुए मुस्कुराया। तो ओयाजी, क्या कहते हो? क्या तुम मरीन्स को कोई जबरदस्त सरप्राइज नहीं देना चाहते? व्हाइट बियर्ड ने अपना सिर नीचे किया और ईशान की ओर देखा, लेकिन वह बता सकता था कि ईशान वास्तव में आश्वस्त था। हालांकि जैसे ही उसे अपने पहले के शब्द याद आए, व्हाइट बियर्ड को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। धिक्कार है उस बदमाश ईशान पर, अगर वो मुझे ठीक कर सकता था तो उसने पहले क्यों नहीं कहा? क्या किसी वृद्ध व्यक्ति को अपने अंतिम दिनों के बारे में सोचते हुए देखना मनोरंजक है? तो व्हाइट बर्ड ने अचानक हाथ बढ़ाया और जोर से ईशान के सिर पर मुक्का मारा। आउच! सिर पर चोट लगने के बाद ईशान तुरंत अपना सिर पकड़कर नीचे झुक गया। उसे लगा कि एक बड़ा सा उभार बन रहा है। खुद को रोक न पाने के कारण वह व्हाइट बियर्ड पर चिल्लाया, तुमने मुझे क्यों मारा? बहरहाल ईशान के हाव भाव देखकर व्हाइट बियर्ड का मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया और वह जोर से हंस पड़ा। उसने बेडसाइड टेबल पर रखी शराब की जग उठाई और एक घूंट लिया। इस कार्रवाई से स्वाभाविक रूप से जहाज के डॉक्टर और नर्सें अत्यधिक चिंतित हो गए। ओह, छोड़ो भी, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। आरव, नामुर,